और बड़ा छोटा टॉपिक ले रहे हैं, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे इसी चैप्टर के जो अगले हैं इसके बाद। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब कैसी होती है दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास की बनी हुई है, ये ग्लास स्लैब है, दिख रहा है आपको। तो इसी ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो मैं इसका डायग्राम जो बनाऊंगा बोर्ड पे कुछ ऐसे बनाऊंगा। इसको ऐसे रखा है, आप समझ ना, इसके पास थिकनेस है, लेंथ है, इसको मैंने ऐसे रखा है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये जैसे मैंने इसका डायग्राम बना दिया, इस तरह से मैंने एक होने क्यूबॉइड है, लेकिन सामने से आपको ये एक रेक्टेंगल सा लग रहा है, ठीक है। और बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा इजी समझ में जाएगा, ठीक है। एंगल वेंगल शो करेंगे तो बड़ा डायग्राम, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। तो मैंने इसको और बड़ा कर दिया, ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये आपकी ग्लास स्लैब है जो ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है। और अब क्या करो, इस पे एक लाइट एंटर कराओ। शायद आपके ये 10th CBSE में प्रैक्टिकल भी होता है, आपको लैब में करवाएंगे। ये आपकी इंसिडेंट रे इसमें एंटर कर रही है। अब आपको पता है कि ये ग्लास स्लैब अगर रखी हुई है तो इसके इधर कौन है, इसके इधर एयर है, इधर भी एयर है और बीच में ग्लास है। तो यहाँ पे इधर कौन है, इधर एयर है यानी रेयर मीडियम है, इधर ग्लास है यानी डेंसर मीडियम है, और वापस कौन आ गया, वापस आपकी एयर यानी रेयर मीडियम आ गया, ठीक है। तो अब आपको जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रखे हैं, लाइट की बेंडिंग का जो प्रोसेस बता रखा है उसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखो रे यहाँ आई, तो आप इस लाइट की बेंडिंग देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हो। आपने ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस एंगल आई लिख दिया। अब वेन एवर द लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल तरफ बेंड होती है। अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं आती बीच में तो ये आपकी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, स्ट्रेट नहीं है ये, देख लो थोड़ी बहुत बिना स्केल के काम चला रहे, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आपकी रे आ जाती है। अगर ये ग्लास स्लैब, इट मीन्स दिस इज इट्स एक्चुअल पाथ। ये क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन एवर द मीडियम चेंज होता तो क्या होता है, लाइट बैंड होती है, तो ये लाइट बैंड हो गई और लाइट यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर में बता रखा है आपको लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, इस तरफ बैंड हो गई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही मीडियम है, दैट इज ग्लास। और जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो लाइट बैंड नहीं होती है, मीडियम चेंज नहीं होगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट स्ट्रेट पाथ पे आती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ से लाइट अब वापस बैंड होगी, क्यों, क्योंकि अब लाइट वापस डेंसर टू रेयर यानी वापस मीडियम चेंज होगा। और जब मीडियम चेंज होता है डेंसर टू रेयर में, तो आपने पढ़ा है लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड करने के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल जैसे आपने आर दे दिया तो इसको नाम दे दो अब आर डैश। और अब ये क्या होगा, इस तरफ आ रही है, इसको अवे बैंड करना, उस तरफ बैंड करना है, तो मैंने इसको उस तरफ बैंड कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये ध्यान रखना एग्जाम में, जब भी डायग्राम ड्रॉ करना फाइनल आपका डायग्राम एग्जाम में ये देखेगा कि दोनों रेज पैरेलल है कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जितने एंगल से एयर से ग्लास गए, तो जितना इसने अपनी तरफ बैंड किया, जब वापस ग्लास टू एयर आया तो एयर ने वापस उसको उतना ही अवे बैंड कर दिया। तो एक्चुअल में ये वापस से आएगी जब उसी पाथ के अलोंग ही अपने आप को लेके आएगी, यानी इसके पैरेलल ही आप इसको आते हुए देखोगे, वही मीडियम है। अगर यहाँ कोई दूसरा मीडियम होता, एयर की जगह मान लो वाटर होता, तो हो सकता है कि इसके पैरेलल ये ना आए, पर एयर से वापस एयर में आ रही है तो ये आपको एक्चुअल पाथ जो है उसी के ही पैरेलल ये आती हुई दिखेगी।
बस इतना सा डायग्राम है अपने सिलेबस में 10th क्लास में कि एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, काफ़ी बार आता है, और इसमें ये मेन बात होती है कि आपको इसको पैरेलल शो करना है, लेटरल शिफ्ट बोल देते हैं उसको कई बार, और ये पैरेलल आपको शो करना होता है। ठीक है, ये हमारा रिफ्रेश। अब करते हैं क्वेश्चंस इन टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर एनसीईआरटी बुक है 176 पे आ जाइए। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर obliquely into water, does the light ray bend towards the normal and away the normal and why? बता रखा आपको। एयर टू वाटर आना मतलब रेयर टू डेंसर आना, और रेयर टू डेंसर आना मतलब लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होना। और क्यों बैंड होना ये और पूछा, उसका रीजन मैंने उस टाइम बताया था कि ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने से लाइट बैंड हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। देखिए, वैक्यूम और एयर, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको प्रूफ चाहिए तो देखो इसी पेज से पहले वाले पेज में टेबल 10.3 आपको दिख गई है। 10.3 में देखिए आप, वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 1 होती है, इसमें लिखा हुआ नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप टेबल में चेक करोगे तो 1.0003 होती है। अब 1 और 1.003 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो बहुत सारी कंडीशन में हम एयर को वैक्यूम के इक्वल ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसी क्वेश्चन में ये है, इसी क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है, और सी की वैल्यू यानी वैक्यूम में स्पीड है इतनी, और वेलोसिटी निकालनी है एयर में, ठीक है, सॉरी क्या भी जो भी क्या है वो ग्लास में क्या, और स्पीड निकालनी है आपको ग्लास में, ठीक है। तो ये v क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एज 1.5, n की वैल्यू, c की वैल्यू 3 × 10⁸ एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो निकालना है v को उधर भेज दो, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, 1.5 से 3 2 टाइम कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फाइंड आउट द फ्रॉम टेबल 10.3 टेबल खोल लीजिए। द मीडियम हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, इनमें से कौन सा मीडियम है सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखता है? तो सीधी सी बात है, देखो डायमंड में जाइए। डायमंड 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट है किसका? उसकी डेंसिटी का, उसकी लाइट को बैंड करने की स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो उतना ही ज़्यादा लाइट को बैंड करेगा। तो आपकी डेंसिटी हाई किसकी हुई? डायमंड की, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। आ जाइए अगला। अच्छा, इसी में ही है, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोअर डेंसिटी। लोअर डेंसिटी मीडियम की बतानी है, तो लोअर डेंसिटी मीडियम की देखोगे आप तो इसमें है सबसे कम एयर की है 1.0003, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। ये 3 मीडियम उसने दे रखे हैं, और इन तीनों में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलेगी? सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलेगी? तो देखो आपको बता रखा है लाइट फास्ट चलती है जो सबसे ज़्यादा रेयर होता है। रेयर मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है। जैसे वैक्यूम में हमने कहा था कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, पर यहाँ वैक्यूम नहीं कह रहा, वो कह रहा आपको 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शन में बताओ कि किसमें लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगी। तो देखो इसमें क्या है कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करनी है, जो टेबल गिवन है उसका यूज़ करना है, और उसकी टेबल के अकॉर्डिंग चलिए टेबल में एक तो 1.47 टर्पेटाइन, एक है आपका वाटर 1.33 और एक है केरोसिन 1.44। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, कम डेंसिटी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो कर रहा है? लाइट को बैंड करना। तो जो लाइट को कम बैंड करता है इसका मतलब उसमें स्पीड भी कम हुई होगी, और लाइट को जो ज़्यादा बैंड करता है उसमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा चेंज आया होगा, बहुत ज़्यादा स्लो हुआ होगा। तो वाटर की देखो यहाँ पे, वाटर में आप कंपेयर करोगे तो 1.33 सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब इसमें स्पीड में भी चेंज बहुत कम आएगा, यानी ज़्यादा स्लो नहीं हो पाएगी कंपेयर टू केरोसिन
और टर्पेटाइन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका वाटर 1.33। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? ये कह रहा है ये है 2.42, इसका मीनिंग क्या है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है, और इसका आंसर कितना आ रहा है 2.42। ठीक है, इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप ऐसे लिखें V इजिकल टू, इसको लिख दो ऐसे, V इजिकल टू क्या हो गया C/242। इसका मतलब अगर C के नीचे अगर मैं 2 लिखता, केवल 2 लिखता, समझना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी स्पीड उसकी वैक्यूम में थी वो स्पीड क्या हो गई, हाफ कर दी, वो स्पीड क्या हो गई, हाफ हो गई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की 2 होती तो। समझ गए मेरी बात को? यानी जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है किसी भी मीडियम की, वो मीडियम उस लाइट की स्पीड को उतने टाइम्स डिक्रीज कर देता है। जैसे वैक्यूम में स्पीड 3 इंटू 10⁸ होती है, अगर मैं कहता हूं कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, या किसी भी एक्स मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कह दी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डबल, 2 का मतलब डबल टाइम क्या करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपनी उस स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज कर देगा, यानी 3 को हाफ कर देगा। अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 होती तो वो उस स्पीड को, किसको, इसकी स्पीड को, उसको 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर देता। अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 होती तो वो उसको 4 टाइम्स डिक्रीज कर देता। वैसे ही ये स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है, कितनी आएगी, जितनी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है उसको वो 2.42 टाइम्स डिक्रीज कर देगा। इसका मीनिंग यही है कि डायमंड में वो लाइट एंटर होगी वैक्यूम से तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये 5 क्वेश्चन थे अपने, बड़े इजी और वो 5 क्वेश्चन अपन ने यहाँ कर लिए। ठीक है, अब लेंस स्टार्ट होंगे अगले वीडियो से, तो उस पर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।